चैप्टर 20 दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा बनने की कीमत अपनी स्वतंत्रता खोना है। जी हाँ, जब आप मांगते हैं तो हमेशा दिया जाता है, लेकिन जो आप मांग रहे हैं उसे अपने अनुभव में लाने के लिए आपका उसके साथ काल्पनिक सामंजस्य होना आवश्यक है। अधिकांश लोग यह याद नहीं रख पाते या इस पर विश्वास नहीं कर पाते कि उनकी मांग का उत्तर मिलेगा, क्योंकि वे इस बात को लेकर बोधपूर्वक जागरूक नहीं होते हैं कि बतौर कंपन वे क्या कर रहे हैं। वे अपने विचारों और उन विचारों के समान जागृत होने वाली अनुभूतियों तथा आगामी प्रत्यक्षीकरण के बीच बोधपूर्वक संबंध नहीं बनाते, और बोधपूर्ण संबंधों के बिना आपको यह कभी पता नहीं चलता कि अपनी इच्छा के संबंध में आप कहाँ तक पहुँचे हैं। जब आप जानते हैं कि आपको कुछ चाहिए और आप ध्यान देते हैं कि वह आपके पास नहीं है, तो आप अनुमान लगाते हैं कि कोई बाहरी ताकत है जो उसे आपसे दूर रख रही है। लेकिन यह सच नहीं है। केवल एक चीज़ है जो आपको आपकी इच्छित वस्तु को मिलने से रोक सकती है, और वह है आपकी इच्छा के विपरीत विचार करने की आदत। बार जब आप अपने विचारों की शक्ति और इच्छित वस्तुओं की अपनी स्वीकृति की क्षमता के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो आपका अपने अनुभवों पर सृजनात्मक नियंत्रण हो जाता है। लेकिन जब आप अपने विचारों की अनुभूति करने की बजाय प्रमुख रूप से अपने केंद्रित विचारों के परिणामों पर केंद्रित रहते हैं, तो आप आसानी से मार्ग भटक सकते हैं। प्रत्येक वास्तविकता किसी अस्तित्व का केंद्रण है। कई बार लोग तर्क करते हैं, लेकिन अब्राहम, मैं आपसे असलियत बता रहा हूँ। इन हालात की वास्तविकता को सिर्फ मैं झेल रहा हूँ। और हम कहते हैं कि आप वास्तविकता का सृजन कर रहे हैं। पता लगने से पहले से ही वास्तविकता का सम्मान करना सिखाया जा रहा है। कोई भी वास्तविकता केवल तभी अस्तित्वगत हो सकती है जब कोई उसके अस्तित्वगत होने पर केंद्रित हो। कोई कह सकता है, लेकिन यह सत्य है इसलिए मेरा ध्यान देना लाजमी है, और हम कहते हैं आप जिस भी चीज़ को अपना सत्य मानकर ध्यान देते हैं उसी का निर्माण कर देते हैं। अतः आपके लिए अत्यधिक लाभकारी होगा कि आप प्रमुख रूप से इस पर केंद्रित रहें कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, साथ ही उसके प्रकट होने के दौरान उस पर अल्प ध्यान दें, क्योंकि जब भी आप इन चीज़ों के उस रूप का प्रमुख रूप से ध्यान देने लगते हैं जैसी कि वे हो सकती हैं, उसके विस्तार को बाधित करते हैं। आपके व दूसरों के प्राप्त सभी के अनुभवों के आंकड़े केवल इससे संबंधित हैं कि किस तरह व्यक्ति पहले ही ऊर्जा को प्रवाहित कर चुका है। वे अभी भी किसी दृढ़ वास्तविकता से संबंधित नहीं हैं। आपके मौजूदा समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मानवीय अनुभवों संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। वे अनुभव की तुलना करने और उन्हें उचित व अनुचित, गलत व सही में वर्गीकृत करने में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। वे विषय दर विषय, लाभ व हानि तथा जमा और घटा करते जाते हैं, लेकिन उन्हें शायद ही कभी एहसास होता है कि उनके काल्पनिक प्रस्ताव उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपनी शक्ति का कभी ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वे अपनी ऊर्जा को विपरीत दिशा में प्रवाहित कर रहे होते हैं। उनका काम अपने जीवन में सृजन करने की बजाय उनके साथ इस ग्रह पर रहने वालों के व्यवहारों और अनुभवों की लेबलिंग करना अधिक होता है। अतः वे उस समय अपने आप को बेहद असहज स्थिति में पाते हैं जब उन्हें इस बात पर विश्वास होता है कि उनकी खुशियां व कल्याण दूसरे के व्यवहार पर निर्भर हैं। वे लोगों के व्यवहार या धारणाओं पर टिप्पणी करते हुए उन्हें गलत बताते रहते हैं, उनसे इनकार करते रहते हैं, तथा उन्हें ज़रा भी एहसास नहीं होता कि वे अपने जीवन में उन अनुभवों के कंपनों को शामिल करते जा रहे हैं जिन्हें वे पसंद नहीं करते। और यह ज्ञान हुए बिना किस तरह उनके जीवन अवांछित चीज़ों ने उनके अनुभवों तक का रास्ता बना लिया है, वे अत्यधिक सतर्क और भयभीत रहने लगते हैं। अवांछित वस्तुएं बिना आमंत्रण आपका अनुभव नहीं बन सकती। अवांछित अनुभवों के भय से मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आप इसे दूसरों के व्यवहार व इच्छाओं को नियंत्रित करने के प्रयास द्वारा हासिल करना चाहेंगे। आपकी स्वतंत्रता केवल आपके अपने काल्पनिक आकर्षण बिंदु के समायोजन की स्वीकृति द्वारा संभव है। आकर्षण के नियम के ज्ञान बिना और आप अपने काल्पनिक आकर्षण बिंदु के साथ क्या कर रहे हैं इसकी बोधपूर्ण जागरूकता न होने पर यह समझा जा सकता है कि आप अपने आसपास के हालात को नियंत्रित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आसपास के सभी हालातों को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन जब आप आकर्षण के नियम के बारे में सीख जाते हैं और जब आप अपने विचारों की अनुभूतियों को लेकर जागरूक हो जाते हैं, तो फिर आपको कभी भी अवांछित चीज़ों से अपने अनुभव में शामिल होने को लेकर डर की अनुभूति नहीं होगी। आप समझ जाएंगे कि कुछ भी बिना आपके आमंत्रित किए अनायास ही आपके अनुभव का हिस्सा नहीं बन सकता। चूंकि इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में किसी चीज़ का तब तक दावा नहीं किया जा सकता
यदि इसके साथ आपका काल्पनिक सामंजस्य नहीं होता तो वह आपको नहीं मिल सकती, और जब तक आप उसके साथ काल्पनिक सामंजस्य नहीं बना सकते तब तक वह आपको नहीं मिल सकती। यहाँ तक आप में सबसे छोटे आपके शिशु भी वैसे ही कंपन प्रस्तावित करते हैं जो इस ब्रह्मांड से मेल खाते हों। आपकी तरह आपके बच्चे भी उन कंपनों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जो उनके आसपास हों, लेकिन फिर भी वे अपनी वास्तविकता का खुद सृजन करते हैं। वे आपकी तरह इस शरीर में आने के बाद सृजन का कार्य आरंभ नहीं करते, बल्कि अपने भौतिक शरीर के जन्म से उन्होंने इन जीवन अनुभवों को गतिमान कर दिया था जिसे वे अब जी रहे हैं। हम अपने शरीरी मित्रों से सबसे अधिक प्रश्न अभौतिक के साथ उनके संबंधों और वे यहाँ कैसे आए या कैसे जीव सृजन कर रहे हैं के बारे में सुनते हैं। लेकिन यह कैसे संभव है कि एक छोटा सा बच्चा जिसने हमारे भौतिक जगत के बारे में शायद बहुत थोड़ा ही जाना है, अपने खुद के जीवन अनुभवों के सृजन के लिए जिम्मेदार हो सकता है? हम आपको बताना चाहते हैं कि यह छोटा बच्चा आपके परिवेश में जीवन बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आपकी तरह इसने भी अपना रास्ता खोजने में मदद करने वाली भावात्मक मार्गदर्शन प्रणाली के साथ जन्म लिया है। ये शिशु आप ही की तरह किसी चुलबुलाते हुए आनंद पूर्वक अपने समय अंतराल वास्तविकता में आए हैं। वे भी निरंतर नए निर्णय लेने के अवसर और अपनी स्रोत ऊर्जा के साथ तालमेल के उत्साह सहित आए हैं। इसीलिए उनकी या किसी की भी चिंता न करें। कल्याण इस ब्रह्मांड की व्यवस्था है, फिर चाहे आपकी मौजूदा अनुकूल अवस्थिति कुछ भी क्यों न प्रतीत हो। रखिए, आपकी भावनाएं आपको वह सब बताती हैं जो स्रोत ऊर्जा के साथ आपके संबंधों के लिए आपका जानना ज़रूरी है। वे आपको बताती हैं कि अपनी केंद्रित इच्छा की प्रतिक्रिया स्वरूप आप कितनी स्रोत ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही वे आपको यह भी बताती हैं कि इस क्षण में आपके विचारों और भावनाओं का आपकी इच्छाओं के साथ काल्पनिक तालमेल कैसा है। इसका कारण आपकी गति है या पेड़। यदि आप अपना वाहन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हो और किसी पेड़ से टकरा जाएं, तो आपको बेहद बड़ी टक्कर का एहसास होगा। यदि आप उसी पेड़ से तब टकराएं जब आपका वाहन मात्र 5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा हो, तो आपको परिणाम काफ़ी अलग मिलेंगे। अपने वाहन की गति को अपनी इच्छा शक्ति समझें। दूसरे शब्दों में, आप किसी चीज़ को जितनी अधिक चाहेंगे या आप अपनी इच्छा पर जितना अधिक लंबे समय तक केंद्रित रहेंगे, वह ऊर्जा उतनी ही तेजी से गति करेगी। हमारे उदाहरण में पेड़ वहाँ मौजूद प्रतिरोध या विरोधाभासी विचारों का प्रतीक है। पेड़ से टकराने में कोई आनंद नहीं है, और इसी तरह इसमें भी कोई आनंद नहीं है कि शक्तिशाली विचारों को अत्यधिक प्रतिरोध के बीच रखा जाए। कुछ इस असंतुलन के उपाय हेतु वाहन को धीरे कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपनी इच्छाओं से इनकार करने लगते हैं या वे उनसे मुक्त होने का प्रयास करते हैं, और कई बार अत्यधिक प्रयासों द्वारा वे अपनी इच्छाओं को कुछ हद तक छिन्न भिन्न करने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन इसका अब तक का सबसे अच्छा उपाय अपने प्रतिरोध के स्तर को कम करना है। आपकी इच्छा उस विरोधाभास का स्वाभाविक परिणाम है जिस पर आप केंद्रित रहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व आपकी अगली नई इच्छा को प्रेरित करना है, और इसीलिए यदि आप अपनी इच्छा से बचने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब ब्रह्मांडीय बल के विरोध में जाना है। बल्कि यदि आप कभी न कभी इच्छाओं को दबाने में सक्षम भी रहे हों, तब भी आपके भीतर और अधिक इच्छाएं निरंतर उभरती रहेंगी, क्योंकि आप इस शरीर और इस शानदार विरोधाभासी परिवेश में इस मंशा के साथ आए थे कि उस ऊर्जा पर केंद्रित रहेंगे जो आपके दृष्टिकोण के शक्तिशाली केंद्रित लेंस द्वारा संसारों का सृजन करती हैं। इस तरह इस ब्रह्मांड में आपके लिए निरंतर इच्छाएं करने से अधिक स्वाभाविक और कुछ भी नहीं है। हर इच्छा के पीछे अच्छा महसूस करने की इच्छा होती है। व्यक्ति ऐसी किसी भी इच्छा को नहीं रोक सकता जिसके संबंध में उसका यह मानना हो कि इसे हासिल करने पर वह अच्छा महसूस कर सकेगा। चाहे वह भौतिक वस्तु हो, भौतिक अस्तित्व की अवस्था हो, रिश्ता हो, हालात हो या परिस्थितियां हो, प्रत्येक इच्छा के हृदय में अच्छा महसूस करने की इच्छा होती है। और इसीलिए जीवन में सफलता का मानक चीज़ें या पैसा नहीं है। सफलता का मानक पूर्ण रूप से आनंद की वह मात्रा है जिसे आप अनुभूत करते हैं। जीवन का आधार स्वतंत्रता है और जीवन का परिणाम विस्तार है, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य आनंद है, और यही कारण है कि प्रत्यक्षीकरण कभी प्रमुख घटना नहीं होता। यह हमेशा वह अनुभूति होती है जो आप एक क्षण महसूस कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, विरोधाभास के इस भौतिक जगत में आने की आपकी वांछित मंशा क्या है? इस ऊर्जा से जुड़ना जो संसारों का सृजन करती है, और इसका आपकी ध्यानार्थ वस्तु की ओर प्रवाहित होने की परिभाषित करना था। इसीलिए नहीं कि ध्यानार्थ वस्तु महत्वपूर्ण है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ऊर्जा के प्रवाहित होने की क्रिया जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है।
प्रशंसा के दौरान आप प्रतिरोध नहीं करते। याद रखिए, आप स्रोत ऊर्जा का विस्तार हैं और जब आप स्रोत के साथ अपने पूर्ण संबंधों को स्वीकार करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, और आप जिस सीमा तक इस संबंध को अस्वीकार करेंगे आपको उतना ही कम अच्छा महसूस होगा। आप शुद्ध व सकारात्मक ऊर्जा हैं। आप प्रेम हैं, आप अच्छी चीज़ों की आशा रखते हैं, आप अपना सम्मान व खुद से प्रेम करते हैं, आप दूसरों का सम्मान व उनसे प्रेम करते हैं और जन्म से ही स्वाभाविक रूप से प्रशंसक हैं। प्रशंसा और आत्म प्रेम वे सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें आपको पोषित करना होगा। दूसरों की प्रशंसा और अपनी प्रशंसा का उस स्रोत ऊर्जा के साथ निकटस्थ काल्पनिक तालमेल है जिन्हें हमने इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी देखा होगा। आप भी किसी भी ऐसी चीज़ पर केंद्रित रहते हैं जिसकी प्रशंसा करते हैं, तब उन विचारों का चुनाव स्रोत ऊर्जा के रूप में आपके वास्तविक स्वरूप जैसा ही होता है। वहाँ आपकी ऊर्जा में कोई अंतर्विरोध नहीं होता। प्रशंसा के क्षणों में आप अपने वास्तविक स्वरूप का प्रतिरोध नहीं करते। इससे आपका भावात्मक सूचक परिणाम प्रेम, आनंद और प्रशंसा की अनुभूति के समान होता है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब आप किसी की आलोचना करते हैं या खुद अपनी गलती निकालते हैं, आपका भावात्मक सूचक परिणाम अच्छा महसूस नहीं होता, क्योंकि इस आलोचना के विचार का कंपन आपके अपने स्रोत से बिल्कुल अलग होता है। दूसरे शब्दों में, चूंकि आपने कैसे विचार का चयन किया है जो आपके वास्तविक स्वरूप से मेल नहीं खाता, इसीलिए इस क्षण में आप अपनी भावनाओं के माध्यम से अपने चयन में असहमति को अनुभूत करेंगे। यदि आपकी दादी, जो आपको अत्यधिक प्रेम व आपकी प्रशंसा करती है और आपको यह बताती है कि आप कितने शानदार हैं, आपको ये शब्द अच्छे लगने का यह कारण है कि चूंकि यह आपको उस तरह से केंद्रित करती है जिससे आप अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ सकें। लेकिन यदि कोई शिक्षक या परिचित आपके किए किसी काम के लिए आपको दंड देता है तो आपको बहुत बुरा महसूस होता है, क्योंकि अब आप ऐसे विचार के प्रभाव में हैं जो आपके वास्तविक स्वरूप से मेल नहीं खाता। आपकी भावनाएं प्रतिक्षण आपको बताती रहती हैं कि आप अपने वास्तविक स्वरूप के साथ संबंधों को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। जब आप इस संबंध को स्वीकार करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, जब आप अपने संबंधों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कल्याण से सामंजस्य हेतु आपको पर्याप्त स्वार्थी होना होगा। अक्सर कुछ लोग हम पर स्वार्थीपन सिखाने का आरोप लगाते हैं। हम इससे सहमत हैं। निश्चित ही हम स्वार्थीपन सिखाते हैं, क्योंकि यदि आप अपनी स्रोत ऊर्जा के साथ स्वोद्देश्य तालमेल लायक पर्याप्त स्वार्थी नहीं होंगे तो वैसे भी आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ लोग चिंता जताते हैं, यदि मैं स्वार्थपूर्ण होकर जो चाहता हूँ उसे हासिल कर लूँ तो क्या यह दूसरों से गलत तरीके से लेना नहीं होगा। लेकिन यह चिंता इस गलत फहमी पर आधारित है कि चीज़ें सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। वे चिंता जताते हैं कि यदि वे अधिक खीर ले लेंगे तो अन्य लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। कि वास्तविकता यह है कि खीर की मात्रा आप सभी के काल्पनिक अनुरोधों के अनुपात में बढ़ती जाती है। आप नहीं कहते, मैं अपना स्वास्थ्य इतना अच्छा होने को लेकर दोषी महसूस करता हूँ, अतः मैंने फैसला किया है कि आने वाले कुछ वर्षों तक मैं बीमार रहूँगा, जिससे किसी बीमार को मेरे हिस्से का स्वास्थ्य लाभ मिले और वह स्वयं को स्वस्थ महसूस कर सके। क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ रहकर आप किसी दूसरे को स्वस्थ रहने के अनुभव से वंचित नहीं कर रहे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात को लेकर भयभीत रहते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति स्वोद्देश्यपूर्वक दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन स्रोत ऊर्जा से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कामना रखना संभव ही नहीं है। उनके कंपनों का इससे तालमेल ही नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं, मैंने एक सामूहिक हत्यारे की तस्वीर देखी है, वह बेहद प्रसन्न लग रहा था, उसे कोई पश्चाताप नहीं था। उसने कहा कि उसे यह करने में मज़ा आया, लेकिन आपके पास इसे सटीक रूप से जानने का कोई तरीका नहीं है कि वह कैसा अनुभव कर रहा था। आपने अपनी इच्छा और विषय के बारे में अपनी मौजूदा विचार स्थिति के चलते अपनी खुद की भावनाओं को अनुभव किया, लेकिन आप किसी भी तरह उसकी वास्तविक भावनाओं को अनुभूत नहीं कर सकते। हमारा आपसे पक्का वादा है कि स्रोत ऊर्जा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह ऐसा अपने बचाव या असंतुष्टता की स्थिति में अचानक प्रहार कर देता है, लेकिन अपनी चेतन अवस्था में वह ऐसा कभी नहीं करेगा। आपको समझना होगा कि स्वार्थीपन का परम कार्य अपने लिए अपने आप से जुड़ना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप इस भौतिक शरीर में शुद्ध व सकारात्मक ऊर्जा पर केंद्रित होते हैं। यदि आपके ग्रह का प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्रोत ऊर्जा से जुड़ जाए
तो कभी हमले नहीं होंगे, कोई ईर्ष्या, असुरक्षा, प्रतिस्पर्धा की असहज अनुभूति नहीं होगी। यदि सब लोग अपने अस्तित्व की शक्ति को समझ लें तो वे दूसरों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करेंगे। असुरक्षा या घृणा की प्रत्येक अनुभूति आपके अपने वास्तविक स्वरूप से अलगाव का परिणाम है। कल्याण के साथ आपके स्वार्थपूर्ण संपर्क से केवल कल्याण ही आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि यह ज़रूरी नहीं कि बाकी सब या इस मामले में और कोई भी उन बातों को समझ सके जिन्हें आप यहाँ अपने जीवन को शानदार अनुभव बनाने के लिए सीख रहे हैं। एक बार जब आपको याद आ जाएगा कि आप कौन हैं, तब आप स्वोद्देश्य पूर्वक अपने उन विचारों तक पहुंच सकेंगे जो आपके वास्तविक स्वरूप के साथ काल्पनिक तालमेल बनाते हैं। तो आपका जगत भी तालमेल बना लेगा और आपको अपने जीवन के सभी जीवन अनुभवों में कल्याण ही दिखाई देने लगेगा। उम्मीद न रखना स्वीकार न करना है। याद रखिए, प्रत्येक भावना इस बात की सूचक है कि आप अपनी इच्छा के कारण कितनी ऊर्जा का आवाहन कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा से संबंधित वर्तमान में मौजूद कितने प्रबल विचारों और विश्वासों द्वारा प्रेरित ऊर्जा में से कितनी को स्वीकार कर रहे हैं। यदि आप प्रबल भावनाओं को अनुभव कर रहे हैं, फिर चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, तो इसका अर्थ हुआ कि आपकी इच्छा प्रभाव पूर्वक केंद्रित है और आप अपनी इच्छा की ओर बड़ी मात्रा में स्रोत ऊर्जा को आह्वान कर रहे हैं। जब आपकी प्रबल भावनाएं बुरी महसूस हों, जैसे निराशा, भय या क्रोध, तो इसका अर्थ हुआ कि अपनी इच्छाओं का आप खुद प्रतिरोध कर रहे हैं। जब आपकी प्रबल भावनाएं अच्छा महसूस कर रही हों, जैसे उत्साहपूर्ण, उमंगपूर्ण, आशावान या प्रेमपूर्ण, तो इसका अर्थ हुआ कि आप अपनी इच्छा का प्रतिरोध नहीं कर रहे हो। अतः आपने अपनी इच्छा द्वारा जिस स्रोत ऊर्जा का आह्वान किया है, उसे काल्पनिक रूप से आप चुनौती नहीं दे रहे हो और वर्तमान में आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की स्वीकृति दे रहे हैं। तो यह स्पष्ट है कि आदर्श रचनात्मक परिस्थिति वह है जिसमें आप वास्तव में कुछ ऐसा पाना चाहते हो जिसे आप सचमुच संभावना मानते हो। और जब इच्छाओं और विश्वासों का यह मिश्रण आप में मौजूद होता है, तो चीज़ें आपके अनुभव में जल्दी व आसानी से प्रकट होती हैं। लेकिन जब आप कुछ चाहते हों और उसके संभव होने पर विश्वास ही न करें, तो इस कमज़ोर विश्वास पर एक पर्याप्त प्रबल इच्छा हावी हो सकती है। तब वह आसानी से प्रकट नहीं होगी, क्योंकि आप उसे अपने वर्तमान अनुभव के लिए स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। विशुद्ध इच्छा का एहसास अच्छा महसूस होता है। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी वस्तु को पाने की असुविधाजनक भावना ही इच्छा की अनुभूति है। वे विशुद्ध इच्छा की उस अनुभूति को भूल चुके हैं जिससे वे ताजगी, उत्साह, उम्मीद की अनुभूति के तौर पर बचपन में परिचित थे। विशुद्ध इच्छा की अनुभूति हमेशा मधुर होती है, क्योंकि यह उन कंपनों का प्रतिनिधित्व करती है जो आपके अनदेखे भविष्य में आकर्षण के नियम द्वारा आपकी ओर से चीज़ों के अनुकूलन करने की तैयारी से प्रकट होती है। वस्तुतः अपनी भावनाओं को पहचानना और फिर बेहतर अनुभूत होने वाली भावनाओं के स्वदेश्य निर्माण हेतु अपने विचारों पर बोधपूर्वक कार्य करने का महत्व ही स्वदेश्य सृजन है। आप ही यही स्वीकार्यता की कला भी है। आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? कई बार कोई व्यक्ति कहता है, यहाँ मेरी जो स्थिति है मैं उससे खुश नहीं हूँ, इससे तो मुझे वहाँ होना चाहिए था, वहाँ जहाँ मेरा शरीर बीमार न पड़े, या वहाँ जहाँ मेरा वज़न अधिक न हो, या वहाँ जहाँ मेरे पास अधिक पैसे या बेहतर रिश्ते होते। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, तो अक्सर उत्तर होता है, क्योंकि मैं यहाँ की स्थिति से खुश नहीं हूँ। तब हम उन्हें कहते हैं, यह ज़रूरी है कि वे उस बारे में बात करें जिसके वे वहाँ होने पर विश्वास करते हैं और वहाँ से संबंधित अनुभूति स्थान तलाशने का प्रयास करते हैं। जब तक व्यक्ति यहाँ की चीज़ों के बारे में बातें करता या महसूस करता रहेगा, तब तक उसके लिए वहाँ पहुँचना संभव नहीं होगा। यदि आप उस बारे में सोचने या बात करने के अभ्यस्त होंगे जहाँ आप अभी खड़े हैं, तो आपके लिए अपने कंपनों में अचानक परिवर्तन करना और किसी बिल्कुल अलग तरह की चीज़ के बारे में सोचना या महसूस करना आसान नहीं होगा। बल्कि आकर्षण का नियम कहता है कि आपकी पहुँच उन विचारों या अनुभूतियों तक नहीं हो सकती जो आपसे बहुत दूर हों, जिन पर आप अभी कंपित हो रहे हैं। लेकिन थोड़े प्रयासों से ही आप अन्य विचारों को खोज सकते हैं। अच्छा महसूस करने के प्रति दृढ़ संकल्प होने पर आप विषय बदल सकते हैं और इस तरह आप बेहतर महसूस होने वाले अन्य विचार खोज सकते हैं। लेकिन काल्पनिक परिवर्तन अक्सर एक क्रमिक प्रक्रिया होती है, बल्कि आकर्षण के नियम को चुनौती देने की चेष्टा और काल्पनिक श्रेणी में बड़े परिवर्तन का प्रयास उस निराशा के अनुभव का प्रमुख कारक है जो अंततः लोगों के इस निष्कर्ष का कारण बनती है कि वास्तव में अपने जीवन अनुभवों पर कोई नियंत्रण नहीं है।